बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एनजीकॉन एकेडमी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को शुरू कर रहे हैं और इसमें इंट्रोडक्शन से पहले आप कुछ पॉइंट्स याद करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे इसके उसकी तरफ जो फेजेस है उसकी तरफ आएंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये क्या है और कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये होता है। नंबर वन, पहली बात यह है कि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है। रिप्रोडक्टिव साइकिल है। किन ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्टिव साइकिल है? ये ह्यूमन फीमेल और साथ में अदर प्राइमेट्स जो है इसमें होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर हो गई ये बात? अब एमसीक्यूज के लिए याद कर लें, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये कब शुरू होता है? तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन एट प्यूबर्टी। फर्स्ट साइकिल जो है ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा। क्लियर हो गई ये बात? अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल असल में है क्या? सो ये एक सीरीज ऑफ चेंजेस है। क्वेश्चन ये है कि ये चेंजेस किस में आते हैं? ये सीरीज ऑफ चेंजेस जो आते हैं ये आते हैं एंडोमेट्रियम, जो इनर वॉल है, ऑफ यूट्राइन। तो इसी वजह से इसको यूट्राइन साइकिल भी कहा जाता है। तो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन में ये चेंजेस आते हैं। कब आते हैं? पर मंथ। तो आप कह सकते हैं ये मंथली चेंजेस है। ठीक हो गई बात? और ये चेंजेस क्यों आते हैं? दीज चेंजेस आर बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्स टू ओवरियन हार्मोन। ओवरियन हार्मोन्स जो ब्लड में है उसके खिलाफ जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, तो वो रिस्पॉन्स यूट्राइन चेंजेस होते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई है? अब ये सीखना यहां इंतहाई जरूरी है कि ये हार्मोन कौन से हार्मोन है, यानी कौन से हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दिस साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन। और वो रिलीज कहां से होता है? इसको ऐसे लिख लें आप, गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन है ये इस साइकिल को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब इंट्रोडक्शन से ये 4-5 पॉइंट आपने याद रखने। देखिए मैंने कहा 3 एमसीक्यूज आने वाले हैं 2 टॉपिक से, तो हर एक पॉइंट को आपने टारगेट करना है और हर एक पॉइंट में आपने ये सीखना है। आपने जितने भी इसमें बातें हैं A to Z डिटेल से, ताकि वो 3 एमसीक्यूज आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो इंट्रोडक्शन से 4-5 चीजें याद रखिए। एक तो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है ह्यूमन फीमेल का और अदर प्राइमेट का। फर्स्ट साइकिल प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। सीरीज ऑफ चेंजेस है, ये एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन के हैं। ये चेंजेस कब होते हैं? मंथ वाइज होते हैं। और ये चेंजेस क्यों होते हैं? ये एक रिस्पॉन्स है असल में, ब्लड में जो ओवरियन हार्मोन है उसका रिस्पॉन्स है। और इसको कौन से हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी का जो गोनेडोट्रोपिन है ये इसको कंट्रोल कर रहा है। अब डिफरेंट फेजेस जो है ये आपके बुक में यहाँ 3 फेजेस लिखे हुए हैं। हर एक फेज को हमने पॉइंट वाइज लिखना है ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स भी आपको याद रहे। नाउ द फर्स्ट स्टेज और द फर्स्ट फेज जो यहाँ पे है, जो डे 1 to 5 होता है, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। अब इसमें क्या होगा गौर करें जरा। जो फर्स्ट फेज आपके पास मेंस्ट्रुएशन फेज है, अब इसके कुछ इवेंट्स आपने देखने हैं, याद करने हैं इसको मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। गौर करें मेरी तरफ, ये चीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इवेंट इसमें क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फेज जो है इसमें क्या होगा? इधर गौर करें, देखें जो एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम
मैं जिस सीक्वेंस से लिख रहा हूं इसी तरह आपने याद करना होगा। जो एंडोमेट्रियम है ये इस वक्त थिक होता है, ये थिक एंडोमेट्रियम जो है मेंस्ट्रुअल फेज में, पॉइंट वन क्या है, एंडोमेट्रियम क्या होगा, थिक होगा। ये थिकनेस असल में किस चीज पे डिपेंडेंट है, ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए आपके बुक में लिखा है हार्मोन डिपेंडेंट, थिक हार्मोन डिपेंडेंट फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, ये लिखा है। तो ये जो थिक एंडोमेट्रियम है ये असल में डिटैच होगा, डिटैच फ्रॉम यूट्राइन वॉल्स। क्लियर हो गई ये बात? यूट्राइन वॉल से ये थिक एंडोमेट्रियम डिटैच हो जाएगा। नंबर वन ये हो गया। अब ये प्रोसेस कितने दिनों में होगा? तो असल में ये 3 to 5 डेज का प्रोसेस है और इसमें होती है ब्लीडिंग। क्लियर? 3 to 5 डेज का प्रोसेस है और ये ब्लीडिंग हो रही है। तो ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये मेंस्ट्रुअल फ्लो इसको कहा जाता है। इस फ्लो में कौन कौन सी चीजें हैं, इसकी कंपोजिशन क्या होगी? ये ब्लीडिंग सिर्फ ब्लड नहीं है यहां पे, असल में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हम जिसको कह रहे हैं इसके अंदर क्या मौजूद है, इसमें ब्लड है और इसमें वो वही डिटैच टिश्यू है, यानी वही थिक वॉल है जो कि यूट्राइन वॉल से डिटैच हो रहा है। क्लियर? तो ये जो फ्लो हो रही है इसको मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है। ये होगी कहां से? बॉडी से बाहर। ये कैसे जाएगा ये फ्लो? सो ये फ्रॉम वेजाइना ये बॉडी से बाहर निकल आएगा, थ्रू वेजाइना ये बॉडी से बाहर निकल आएगा। अब एमसीक्यूज के लिए यहां मेंस्ट्रुअल फ्लो में आपने कुछ पॉइंट्स नोट करने होंगे और वो है हार्मोन्स का लेवल। देखिए हर एक फेज में हार्मोन्स का लेवल सीखना जरूरी है। ये इसी फेज की बात कर रहे हैं। यहां 2 हार्मोन्स का जिक्र करेंगे, गौर करें। एक होगा आपके पास ओवरियन हार्मोन। तो ओवरियन हार्मोन का लेवल इसमें क्या होगा, जरा आप गौर से देखिए। जो ओवरियन हार्मोन है इस स्टेज के, इस फेज के बिगिनिंग में, स्टार्ट में ये ओवरियन हार्मोन लोवेस्ट होंगे। बट याद रखिए कि लोवेस्ट डजंट मीन कि ये एबनॉर्मल लेवल है। लो लेवल के होंगे बट नॉर्मल लेवल होगा, नॉर्मल से कम नहीं होंगे। लोवेस्ट लेवल है बट नॉर्मल लेवल है। क्लियर हो गई ये बात? और जो दूसरा जो गोनेडोट्रोपिन है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सेकंड, जो हमारे पास गोनेडोट्रोपिन है ये क्या होगा, ये इंक्रीज होना, राइज होना शुरू हो जाएगा। ये क्लियर हो गई ये बात? सो एट द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज ओवरियन हार्मोन विल बी एट लोवेस्ट नॉर्मल लेवल एंड गोनेडोट्रोपिन बिगिन टू राइज। ये स्टार्ट होगा। अगर आपके पास एमसीक्यूज में आ जाए और आपसे एफएसएच पूछा जाए कि एफएसएच मेंस्ट्रुअल फेज के स्टार्ट में ये क्या होगा, तो आपने ये लिख लेना है कि ये इंक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीजिंग है। क्या है? क्या मतलब है इसका? यानी अभी तक ये ज्यादा नहीं हुआ बट इंक्रीजिंग लेवल में है, स्टार्ट हो गया है इसका इंक्रीज होना। तो मैं फिर से ये एक फेज रिपीट कर रहा हूं। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, इसमें जो थिक एंडोमेट्रियम है, जो हार्मोनल डिपेंडेंट लेयर है, वो यूट्राइन वॉल से डिटैच हो जाएगा। टाइम इसका क्या है? 3 to 5 डेज इसमें ब्लीडिंग होगी और ये ब्लीडिंग जो है ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो है, मेंस्ट्रुअल फ्लो है और थ्रू विजाइना ये बॉडी से आउट जाएगा। और इसमें 2 चीजें मेन है, ब्लड है इसमें और डिटैच टिश्यू है। हार्मोन्स के लेवल पे जब आएंगे तो ओवरियन हार्मोन लोवेस्ट नॉर्मल लेवल पे होगा और गोनेडोट्रोपिन जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें मेन आपने एफएसएच याद रखना है कि एफएसएच इस वक्त इंक्रीजिंग में है। क्लियर हो गई ये बात? नाउ लुक एट द सेकंड फेज। जो सेकंड फेज हमारे पास है वो है प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज एंड इस फेज में, अच्छा मेंस्ट्रुअल फेज के लिए आप याद रखिए ये 1 to 5 डेज का फेज है। ठीक है, 1 to 5 यानी आउट ऑफ 28 ये 1 to 5 डेज का फेज है। जो प्री ओव्यूलेटरी है वो फिर होगा 6 to 14 डेज। सो गौर से देखें
द नेक्स्ट वन इज प्री ओव्यूलेटरी फेज। ऐसे करते हैं कि ये प्री ओव्यूलेटरी नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ताकि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप आसानी से नोट कर पाएं। जरा आप गौर से देखें, शाबाश। सेकंड फेज जो हमारे पास है वो सेकंड फेज है प्री ओव्यूलेटरी। प्री ओव्यूलेटरी, जरा गौर करें आप, ये प्री ओव्यूलेटरी या इसका जो सेकंड नेम हम यूज करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज इसको कहा जाता है। इसमें टोटल जो डेज है ना वो 6 to 14। अब देखें, डे 1 to 5 मेंस्ट्रुअल फेज था, डे 6 to 14 क्या है? प्री ओव्यूलेटरी है। सीक्वेंस से जरा आप चलते जाएं। नंबर 1, इस फेज में सबसे पहले क्या होगा? जो ब्लड का एस्ट्रोजन लेवल है, ब्लड का एस्ट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मैं राइज की जगह राइजिंग लिख लेता हूं क्योंकि इंक्रीजिंग में है। अब इस ब्लड का एस्ट्रोजन लेवल जब इंक्रीज होगा तो इससे इफेक्ट क्या होगा? यही आपने प्री ओव्यूलेटरी में सीख लिया तो एमसीक्यूज आसान हो जाएगा। जरा आप गौर से देखिए, व्हेन ब्लड एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेस, इससे सबसे पहले ये होगा कि जो एंडोमेट्रियम का बेसल लेयर है, एंडोमेट्रियम का जो बेसल लेयर है, जो फंक्शनल जो बेसल लेयर है, वो एक न्यू फंक्शनल लेयर जो है उसको एराइज करना शुरू कर लेगा। देखें, न्यू फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। जरा इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं प्रीवियस वन से। अभी आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल फेज में जो थिक एंडोमेट्रियम है वो डिटैच हो जाता है, और जब जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा, फोकस रहे इन बातों पे, इसी से एमसीक्यूज आएंगे। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा ब्लड में तो वो लेयर दोबारा से एक बनना शुरू हो जाएगा। जब एक फंक्शनल लेयर यहां पे बन जाएगा तो ये लेयर दोबारा से यहां थिक होना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोजन के इंक्रीजिंग लेवल से ये लेयर थिक होगा, और बुक में एक वर्ड लिखा है वेस्कुलराइज्ड। वेस्कुलराइज्ड, तो ये इसके ट्रांसपोर्ट के लिए है, ठीक है, इसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए वेल वेस्कुलराइज्ड होगा और थिक होगा। क्लियर हो गई ये बात? अब इसी एस्ट्रोजन के लेवल से एक और काम हो रहा है। एस्ट्रोजन के इंक्रीजिंग लेवल से यहां एक और काम हो रहा है, और वो ये है कि जो म्यूकस है, सर्विकल म्यूकस जो है, अब इधर गौर से देखिए, एस्ट्रोजन से सेकंड काम क्या हो रहा है? सर्विकल म्यूकस जो कि नॉर्मली थिक होता है, ये सर्विकल म्यूकस इसकी वजह से थिन हो जाएगा, और जब सर्विकल म्यूकस थिन होगा तो इस थिन होने की वजह से जो स्पर्म की मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ये फैसिलिटेट होगा। क्लियर हो गई ये बात? मूवमेंट ऑफ स्पर्म इससे फैसिलिटेट होगा। तो दो चीजें आ सकती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मली सर्विकल म्यूकस इज डैश, तो वो थिक होगा। क्लियर? और अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हेन एस्ट्रोजन लेवल इन ब्लड इंक्रीजेस देन द सर्विकल म्यूकस विल बिकम डैश, तो फिर ये थिन होगा, और इससे जो फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म ये हो जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? अब यहां पे ओव्यूलेशन जो हुई है वो अबाउट 5 मिनट में वो प्रोसेस हो जाता है। अबाउट 5 मिनट में जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो हो जाता है। बट ये कैसे होगा और कब होगा, इधर गौर करें। ये प्री ओव्यूलेटरी फेज जो है ना, ये जब एंड पे पहुंच जाए, ये बिगिनिंग है, ये एंड है, तो एंड पे असल में क्या होता है? एंड पे LH सिक्रीट होना, रिलीज होना शुरू हो जाता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो यहां क्या रिलीज करके देता है? LH। इस LH से
यहां हो जाता है प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। बात क्लियर हो गई है? तो ओव्यूलेशन 5 मिनट का प्रोसेस है और ओवरीज में होता है, एंड ऑफ द प्री ओव्यूलेटरी फेज में होता है, और ये असल में इन रिस्पॉन्स टू एलएच होता है। क्लियर हो गई ये बात? इस वक्त ये एलएच क्या कर रहा है? एक तो ओव्यूलेशन, दूसरा काम एलएच का ये है कि ये यहां रप्चर्ड फॉलिकल जो यहां होगा इसको कन्वर्ट कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ये दो बातें आपने याद रखनी है। और ये जो ओव्यूलेशन इस वक्त हुई है ये असल में 14th डे है, ठीक है? ये डे 14 है। तो देखें 6 to 14 डे का प्रोसेस है ना, तो यहां असल में क्या हो रहा है, ये 6, 7, 8, 9 ये बिगिनिंग है, तो इसमें ब्लड का लेवल इंक्रीज होगा। शॉर्टकट में इसको याद कर रहे हैं, देखिए समराइज कर रहा हूं। डे 6 में ये स्टार्ट होगा, तो 6, 7, 8 ये स्टार्टिंग है। इसमें ब्लड का लेवल क्या होता जाएगा, ब्लड का एस्ट्रोजन लेवल ये इंक्रीज होता जाएगा। तो इंक्रीज ब्लड एस्ट्रोजन से न्यू फंक्शनल लेयर अपीयर होगा, वो थिक हो जाएगा, वेस्कुलराइज हो जाएगा, और इससे जो सर्विकल म्यूकस है वो थिन हो जाएगा, जिससे मूवमेंट ऑफ स्पर्म फैसिलिटेट होगी। और जब ये डे 13, 14 पे पहुंच जाए, तो इस 13, 14 पे असल में ये तो इसका एंड है, तो एंड में एलएच रिलीज होगा इंटीरियर पिट्यूटरी से, उससे ओव्यूलेशन भी हो जाएगी, और उससे जो रप्चर फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस लूटियम में। ये 14th डे यहां पे पूरी हो गई है। अब नेक्स्ट फेज जो आपके पास आ रहा है वो होगा पोस्ट ओव्यूलेटरी। गौर से देखिए, वो नेक्स्ट फेज जो होगा 3rd फेज, एंड दिस विल बी द लास्ट वन, ये होगा पोस्ट ओव्यूलेटरी। जरा आप इन दोनों फेजेस को समझने की कोशिश करें। प्री ओव्यूलेटरी ओव्यूलेशन से पहले, पोस्ट ओव्यूलेटरी ओव्यूलेशन के बाद, तो ये 15 to 28 डेज जो है ये होगा। तो मेंस्ट्रुअल फेज, एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, कौन सा फेज कौन से दिनों में होता है? तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो 1 to 5 है, जो आपके पास प्री ओव्यूलेटरी है वो 6 to 14 है, और जो पोस्ट ओव्यूलेटरी है वो 15 to 28 है। अब जिस तरह दो फेजेस में हमने पॉइंट्स लिखे, अब लास्ट फेज में सिक्रीटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, इसके भी कुछ पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, तो गौर से देखते जाएं क्या हो रहा है। इस फेज का जो इनिशियल डेज है, स्पेशली डे 14 जिस पे प्री ओव्यूलेटरी एंड हो जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो इसका फर्स्ट 15 वाला है ना, ये फर्टाइल डेज है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट फर्टाइल डेज ये कौन से हैं इस साइकिल के फर्टाइल डेज, तो ये 9 to 15 है, बट इन दिस द 14 वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? इसमें क्या होता है, गौर से देखें। इस फेज में, सिक्रीटरी फेज में, जो एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम जो है ये रेडी होने लगता है, प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन तो आपको पता होगा, एंडोमेट्रियम वॉल में जब एम्ब्रियो की अटैचमेंट होती है, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज इम्प्लांटेशन। ये सिर्फ तब होगा इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज हुआ है तब। अब जरा आप गौर से देखें, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन दिस फेज जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो इंक्रीजिंग पे होगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये इंक्रीजिंग लेवल में है, और एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्लाइन होना शुरू होगा। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्लाइन में होगा, और जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो क्या होगा, वो राइज होगा, इंक्रीज होगा। अब यहां पे जो यूट्राइन ग्लैंड्स है आपके पास, यूट्राइन के ग्लैंड्स जो है ये कोयल करेंगे, यूट्राइन के ग्लैंड्स जो है ये इनलार्ज होंगे, और ये सिक्रीशन शुरू कर देंगे। किस चीज की सिक्रीशन करेंगे, जरा इस पे आप फोकस करें। यहां अब सिक्रीशन होगी न्यूट्रिएंट्स की, स्पेशली इट कंटेन ग्लाइकोजन। न्यूट्रिएंट्स स्पेशली ग्लाइकोजन,
तो यूट्राइन में इस वक्त ग्लाइकोजन सिक्रीट होगा, यूट्राइन कैविटी में ये ग्लाइकोजन सिक्रीट होगा। ये ग्लाइकोजन इधर क्या कर रहा है, इसको समझना जरूरी है। असल में ये ग्लाइकोजन यहां, ये न्यूट्रिएंट्स, ये ग्लाइकोजन, ये इस एम्ब्रियो की नरिशमेंट कर रहा है। कब तक करेगा ये, गौर करें। दिस ग्लाइकोजन आर न्यूट्रिएंट्स, मैं यहां डायरेक्ट लिख लेता हूं न्यूट्रिएंट्स। ये क्या कर रहा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशमेंट, नरिश द एम्ब्रियो। बट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गौर करें, एंड तक नहीं, नरिश द एम्ब्रियो टिल इम्प्लांटेशन। अगर अभी तक इम्प्लांटेशन नहीं हुई तो ये इसको क्या करेगा, नरिश करेगा। और जब ये इम्प्लांटेशन हो जाए एंडोमेट्रियम में, फिर ये इसका काम आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लगेगा, न्यूट्रिशन का लेवल भी, और इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया है। अब इसकी अटैचमेंट एंडोमेट्रियम से हो गई है, तो वहां पे जाके अब इसकी नरिशमेंट होगी। दिस इज द कंडीशन व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर। बट इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर, उसके लेवल सीखना जरूरी है। इफ नो फर्टिलाइजेशन, मतलब यह है कि अगर इस वक्त स्पर्म मौजूद नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फिर आपने इसमें कुछ पॉइंट्स याद करने हैं जो कि जरूरी है। तो इस वक्त जो कार्पस लूटियम है, ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। कार्पस लूटियम की डीजेनरेशन होगी। हम यहां हार्मोन्स पे फोकस कर रहे हैं, ये जरूरी है। कार्पस लूटियम जो है ये डीजेनरेट होगा, और क्यों होगा, क्योंकि इस वक्त LH का जो लेवल है, LH का जो लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्लाइन का वर्ड बुक में यूज हुआ है। और जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो भी डिक्रीज होगा। इसमें प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अब इन डिक्रीजिंग की वजह से, हार्मोन्स का जो डिक्रीजिंग लेवल है, इससे एंडोमेट्रियम पे क्या असर पड़ेगा। तो याद रखें, जो एंडोमेट्रियम सेल्स है यहां पे, जो एंडोमेट्रियल सेल्स है, दे विल बिकम डाई। सेल्स जो है यहां पे डिक्लाइन में चले जाएंगे, और इसके बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो शुरू होगा। क्लियर हो गई ये बात। ये थर्ड फेज है। अब इस थर्ड फेज को जरा समराइज करें आप लोग, शाबाश। पोस्ट ओव्यूलेटरी 15 to 28 डेज है, यानी आउट ऑफ 28 ये 15 से शुरू होकर 28। इसका फर्स्ट इनिशियल स्टेज जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम जो है वो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होगा, और जो ग्लैंड्स हैं वो इनलार्ज होंगे, कोयल होंगे, और न्यूट्रिएंट सिक्रीट करेंगे, जो कि एम्ब्रियो की नरिशमेंट करेंगे। कब तक, जब तक इसकी इम्प्लांटेशन ना हो। ये पहली कंडीशन है इफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग अकर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो LH डिक्रीज हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन भी डिक्रीज हो जाएगा, और एंडोमेट्रियल सेल जो है वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन की तैयारी होगी। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, अब ये जो साइकिल है ना, ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने देखा, ये जब फीमेल 50 ईयर तक पहुंच जाए, जरूरी नहीं है 50, बट राउंड अबाउट एवरेज ऐसे ही होता है, तो ये जो साइकिल है ये स्टॉप हो जाता है, और इस कंडीशन को आपने कहना है मेनोफॉज। क्लियर, ये मेनोफॉज हो जाएगा। अगर साइकिल जो है वो नॉर्मली चल रहा है, कंटिन्यू है, चाहे 50-60 के बाद ही क्यों ना हो, तो ये फर्टिलिटी की निशानी होगी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है, या रिप्रोडक्टिव लाइफ इस वक्त कंटिन्यू है। और जब ये साइकिल स्टॉप हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द फीमेल जो है वो क्या हो गई है, वो खत्म हो गई है। क्लियर हो गई ये बात। नाउ दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसके ऑलमोस्ट तमाम पॉइंट्स आपके सामने आ गए हैं।
जिस तरह स्टेप वाइज मैंने इसको डिस्कस किया है इसी तरह स्टेप वाइज आप इसको याद करें। कौन सी चीजें याद करनी है, कौन सा स्टेज कितने डेज का है, कौन से स्टेज में क्या इवेंट हो रहा है, और स्पेशली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एलएच, इन तीन चीजों का आप ख्याल रखिए कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। 9 to 15 जो है फर्टाइल डेज याद रखें, और 1 to 5 जो है ये मेंस्ट्रुएशन फेज याद रखें, 6 to 14 प्री ओव्यूलेटरी एंड 15 to 28 ये हमारे पास क्या है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है।